हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं जो काफी मेहनत से हॉरर कहानियां बनाता हूं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर दो। फिलहाल तो बस छोटा सा लक्ष्य रखा है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी कॉलेज के दिनों की है। बेचार दोस्त थे जिनके नाम राहुल, विक्रम, अजय और सुमित थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और हर मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, उनकी एग्जाम का समय नजदीक आ रहा था। वे चारों रात रात भर जागकर वे तैयारी करते। आखिरकार उनके एग्जाम आए और चले गए। पेपर अच्छे हुए और चारों ने राहत की सांस ली। अब समय था जश्न मनाने का। वे घूमने का प्लान बनाते, बेचारों कहीं दूर, जहां पहाड़ हो, जंगल हो और शांति हो, वहां पर घूमने की सोचते। राहुल ने सुझाव दिया कि कार रेंट करके हाईवे पर ड्राइव करेंगे, मस्त चिल्ड बियर पिएंगे। क्या बोलते हो भाई लोग? राहुल की बात सुनकर सब सहमत हो गए। विक्रम ने एक पुरानी लेकिन मजबूत कार किराए पर ली, जो लंबी ड्राइव के लिए परफेक्ट थी। वे सामान पैक करते, जैसे स्नैक्स, पानी, कुछ कपड़े और सबसे जरूरी बियर की बोतलें। कार की पेटी में बियर की कई बोतलें रखी गईं और वे निकल पड़े घूमने के लिए। हाईवे पर कार दौड़ रही थी और हवा तेज बह रही थी और चारों दोस्त मस्ती में झूम रहे थे। म्यूजिक सिस्टम पर लाउड गाने बज रहे थे। वे गाते, हंसते, एक दूसरे को चिढ़ाते। बियर की पार्टी शुरू हो गई। उन्होंने बियर की बोतलें खोली और चीयर्स करते हुए बियर के घूंट लगाए। शराब से कार का माहौल और गर्म हो गया। सुमित ड्राइव कर रहा था, लेकिन सब बारी बारी से हैंडल संभालते। हाईवे के किनारे पेड़ सरसराते जा रहे थे। सूरज ढल रहा था और शाम की ठंडक बढ़ रही थी। वे कहानियां सुना रहे थे और अपना अपना फ्यूचर प्लान एक दूसरे को बता रहे थे। तभी अजय ने कहा, अरे भाई, चखना खत्म हो गया है। गाड़ी रोककर कहीं से चखना ले लेते हैं। अगर कोई दुकान या ढाबा मिला तो बढ़िया सा चिकन या कोई नॉनवेज चखना बनवा लेंगे। सब हंस पड़े और सहमत हो गए। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें एक ढाबा नजर आया। ढाबे की लाइट्स जल रही थीं और उस ढाबे के आसपास कई ट्रक पार्क थे और कई लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे। ढाबा पुराना लग रहा था, लेकिन भीड़ देखकर लगा कि खाना अच्छा होगा। चारों ने कार ढाबे के पास रोकी। बेचारों अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए बाहर निकले। वे ढाबे वाले से मिले। ढाबे वाला एक मध्यम उम्र का आदमी था। उन्होंने ढाबे वाले को नॉनवेज चखना बनाने का ऑर्डर किया। चिकन टिक्का, मटन कबाब, कुछ स्पाइसी आइटम सा बना देना। ढाबे वाला मुस्कुराया और अपनी पत्नी को आवाज दी, जो किचन में थी, अरे शीला, भाई साहब का ऑर्डर तैयार कर जल्दी से। फिर उन दोनों ने मिलकर खाना तैयार करना शुरू किया। उन्होंने चिकन और मटन के पीस लिए और उनमें कुछ मसाले मिलाए और उन्हें कढ़ाई आग पर रखी और चिकन मटन का चखना बनने लगा। चखने की सुगंध हवा में फैलने लगी। चारों दोस्त टेबल पर बैठे इंतजार करने लगे। बे कॉलेज की बातें करने लगे थे। चारों दोस्त टेबल पर बैठे थे। हवा में मसालों की महक फैल रही थी और वे उत्सुकता से खाने का इंतजार कर रहे थे। राहुल ने कार की पेटी से और बियर की बोतलें निकाली और विक्रम ने सबके लिए ग्लास तैयार किए। फिर राहुल ने अजय को बियर की बोतलें थमा दी और उससे कहा, ले भाई चल बोतलों को खोल। फिर अजय ने बोतलें खोली और सुमित ने सबको बांटा। वे बियर पीने की तैयारी में लग गए। चारों हंसते हुए, एक दूसरे को चीयर्स कहते हुए बियर पीने लग गए। वे बियर के घूंट भरने ही वाले थे कि अचानक ढाबे का मालिक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वे चारों उस ढाबे वाले को देखने लगे। ढाबे वाले ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, देखो भाई साहब, यहां शराब पीना सख्त मना है।
आप यहां शराब नहीं पी सकते। चारों उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। राहुल ने बोतल नीचे रखी और उस पर भड़क उठा और उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब? हम तुम्हारे ढाबे के थोड़ा बाहर बैठे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? फिर विक्रम ने कहा, देखो भाई साहब, हमारे खाने का ऑर्डर दिया है, खाना बने तक हम चुपचाप पी लेंगे। वैसे भी तो यहां नॉनवेज खाना बन रहा है, अगर थोड़ी सी बियर पी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा यहां? पर होटल वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, नियम होते हैं, आप यहां पर शराब नहीं पी सकते हैं। अगर आपको शराब पीनी है तो यहां से दूर जाइए और कहीं और जाकर शराब पीजिए। फिर अजय ने तीखे लहजे में कहा, यहां ट्रक वाले बैठे हैं, वे क्या पी रहे हैं? बेबी तो शराब पी रहे होंगे इस नॉनवेज के साथ। और वे उस ढाबे वाले से झगड़ने लगते हैं। सुमित उन्हें झगड़ने से रोकने की कोशिश करता है और ढाबे वाले को समझाता है, लेकिन ढाबे का मालिक नहीं माना। वो गुस्से में कहता है, देखो मिस्टर, यहां का नियम है, यहां नहीं पी सकते, मतलब नहीं पी सकते। बाहर जाओ या बोतलें वापस रखो, उसने डांट कर कहा। उनमें बहस बढ़ गई। वे सभी वहां पर लड़ने झगड़ने लगे। लड़ाई झगड़े के कारण ढाबे का माहौल गर्म हो गया। ढाबे पर खाना खा रहे कुछ लोग अपने खाने को छोड़कर उठे और उन्होंने बीच बचाव किया। शांत हो जाओ भाई, यहां झगड़ा मत करो, एक ड्राइवर ने मालिक को समझाया। ये लड़के बाहर से हैं, जाने दो। दूसरे ने चारों को कहा, मान जाओ भाई साहब, अगर यहां का नियम है तो मान लो। लेकिन सुमित, जो सबसे समझदार था, सबको शांत कराने लगा। उसने राहुल को कंधे पर हाथ रखा। चलो शांत हो जाओ यार, छोड़ो इन बातों को, अब झगड़ा मत बढ़ाओ। उसने विक्रम और अजय को समझाया। कहा, हम कहीं और चले जाएंगे। मालिक को कहा, सॉरी अंकल, हम नहीं पिएंगे यहां। धीरे धीरे आवाजें कम हुई, लोग अपनी जगहों पर लौटे और मामला शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उनका खाना आया, चिकन टिक्का गर्म, मटन कबाब जूसी और स्पाइसी चटनी। वे चारों खाना खाने लगे, लेकिन उनका मूड थोड़ा खराब था। रात गहरा रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। हाईवे पर ट्रकों की आवाजें दूर से आ रही थीं। ठंड बढ़ गई थी और चारों ने जैकेट्स पहन ली। सुमित ने ढाबे के मालिक से पूछा, अरे, हम यहां शराब नहीं पिएंगे, ठीक है, लेकिन हमें ऐसी कोई जगह बता दो जहां हम पी सकें। आपके आसपास में ऐसी कोई जगह हो जहां हम आराम से बैठकर शराब पी सकें। मालिक कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी उसकी पत्नी शीला किचन से निकली। उसने उन चारों से कहा, देखिए भाई साहब, यहां से एक आगे रास्ता गया है, बस यहां से थोड़ी दूरी पर एक शॉर्टकट है। जब आप उधर से अंदर जाओगे तो वहां पर एक झोपड़ी बनी है और कुछ बेंच भी लगी हुई। वहां जाकर पियो और अपना ये चखना खाओ। वो जगह बहुत शांत है, वहां कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। ढाबे का मालिक शीला की बातों को सुनकर शीला को खौफ भरी नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर अचानक पसीना आ गया, उसके माथे पर बूंदें चमक रही थीं। वह शीला की तरफ देखता ही रह गया। वो शीला से कुछ कहना चाहता था, पर उसके होंठ कांप रहे थे। शायद उसके दिल में कोई खौफनाक राज था जिसे वो कहना चाह रहा हो। वह अटक अटक कर बोला, लेकिन शीला, वहां पर वो है, उसका आतंक है वहां पर। लेकिन शीला ने अपनी आंखों से उसे चुप होने का इशारा किया, जैसे वो उसे चुप रहने की चेतावनी दे रही हो। शायद उस जगह में कोई राज था और शीला जानबूझकर उन चारों को वहां भेजना चाहती थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। सुमित ने ढाबे के मालिक से पूछा, कौन है वहां पर, किसका आतंक है उस जगह पर? पर ढाबे का मालिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही शीला बोली, अरे कुछ नहीं वहां पर, इनकी तो आदत की बिना वजह बक बक करने की। आप तो आराम से जाइए और आराम से शराब पीजिए, और सुनिए, आप अंदर जाइए, कस्टमर के ऑर्डर पर ध्यान दीजिए। चारों दोस्त ने अपना चिकन चखना पैक किया, बियर की बोतलें उठाईं
और बिल चुकाकर उठ खड़े हुए। राहुल ने ढाबे के मालिक को गुस्से से घूरा। विक्रम ने कुछ बड़बड़ाकर उस ढाबे वाले से कहा, पर अजय ने तीनों से सिर हिलाकर कहा, अब चलो भाई यहां से। और सुमित ने सबको कार की तरफ धकेलकर कहा, जल्दी बैठो गाड़ी में। वे कार में बैठे, कार का इंजन स्टार्ट किया और हाईवे से मुड़कर जंगल वाले रास्ते पर निकल गए। मालिक ने उन्हें जाते देखा, फिर शीला की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। ढाबे वाला शीला से गुस्से में कहता है, अरे बेवकूफ औरत, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन चारों को वहां भेजकर तुम्हें कुछ पता भी है। तुमने उन चारों को वहां का पता क्यों बताया? तुम जानती नहीं हो वहां पर उसने आतंक मचा रखा है। उस जंगल में वो कितनी खतरनाक जगह है, कुछ पता भी है क्या तुम्हें? जो भी उस झोपड़ी के पास गया है उसने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है। तू पागल हो गई थी क्या? जरा सी लड़ाई के चक्कर में तूने उनको वहां भेज दिया। ढाबे वाले की आवाज कांप रही थी, उसके माथे पर पसीना टपक रहा था। शीला ने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर उसकी तरफ मुस्कुराई। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने हमसे लड़ाई क्यों की? अब मरने दो उन्हें, उसने बेरुखी से कहा और रसोई की तरफ मुड़ गई, जहां आग अभी भी जल रही थी। बर्तन खड़खड़ा रहे थे। मालिक अब वहां सर झुकाए अकेला खड़ा रहा। वह कुछ सोचने लग रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, जैसे कोई पुराना राज उसके सीने में दबा हो। उधर चारों दोस्त कार में बैठकर जंगल वाले रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। रास्ता संकरा था, पेड़ों की घनी छाया उस रास्ते पर फैली हुई थी। कार के टायरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। चारों तरफ उल्लू और झिंगुरों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। टायर कंकड़ों पर खड़खड़ा रहे थे। राहुल ड्राइव कर रहा था। म्यूजिक फिर से चालू कर दिया, लेकिन मूड अब पहले जैसा नहीं था। विक्रम ने कहा, वहां से थोड़ा आगे लो, वो देखो ये रहा शॉर्टकट वाला रास्ता। शीला ने इसी शॉर्टकट वाले रास्ते की कहा था। जंगल गहरा होता जा रहा था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उल्लू की चिल्लाहट और पत्तियों की सरसराहट की आवाजें उनके कानों को चीर रही थी। अचानक से ही कार की हेडलाइट में दूर से एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। लकड़ी की दीवारें जर्जर हो रही थीं। छत पर घास उगी हुई और आसपास जंगली झाड़ियां घनी हो रही थीं। अंधेरा और गहरा हो रहा था। आसमान काला पड़ चुका था। तारे काले बादलों के पीछे छिप गए थे। चारों ने कार रोकी और कार से बाहर निकले। कार से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उन्हें कंपा दिया। उन्होंने बियर की बोतलें और चखना लिया। झोपड़ी के पास बेंच की तरफ बढ़े। बेंच पुरानी थी, लकड़ी सड़ी हुई लेकिन मजबूत लग रही थी। तभी जोर से बिजली चमकी। आसमान फट पड़ा। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और वे चारों डर के मारे सहम गए। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया। फिर जोरदार कड़क के साथ धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें पहले हल्की, फिर तेज जमीन पर टपक रही थी। राहुल ने सिर झटकते हुए कहा, अबे यार, अब ये बारिश भी अभी इसी वक्त होनी थी क्या? पूरा मजा किरकिरा कर दिया इस बारिश ने तो। पानी उनके कपड़ों पर गिर रहा था। ठंड बढ़ रही थी। फिर राहुल ने सुझाव दिया, यार ऐसा करते हैं, ये झोपड़ी का जो आंगन है इसमें इस बेंच को लेकर चलते हैं, फिर आराम से पिएंगे अंदर शराब। विक्रम ने चारों तरफ देखा। झोपड़ी की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके अंदर अंधेरा हो रहा था। उस झोपड़ी को देखकर राहुल कहता है, यार पर झोपड़ी वाला कोई आ जाएगा तो? मुझे यहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने सुना है ऐसी सुनसान जगहों पर भूत प्रेतों का साया रहता है। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। सुमित ने हंसकर कहा, डर मत, चल उस बेंच को उठाकर लाते हैं यहां पर। चारों ने मिलकर बेंच उठाई और वे उसे खींचकर झोपड़ी के आंगन में ले आए, जहां छत थोड़ी सी ढकी हुई थी। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी फैली। दीवारों पर छाया नाच रही थी।
वे चारों बेंच पर बैठ गए। फिर उन्होंने बियर की बोतलें खोली और बियर के घूंट लगाए और नीचे चखना रखकर खाने लगे। चिकन के टुकड़े चबाते हुए और हंसते हुए चारों आराम से बियर का मजा ले रहे थे। लेकिन जंगल में झींगुरों और जुगनुओं की आवाजें अब और करीब लग रही थीं। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा ठहर सी गई थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर सी हो गईं, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। बस आसपास से झिंगुरों की तीखी आवाजें आ रही थीं। बारिश की बूंदें अब हल्की हो गई थीं। अब बारिश भी धीरे धीरे थमने का नाम ले रही थी। चारों दोस्त आंगन में बैठे थे। टॉर्च की रोशनी में चेहरे पीले पड़ चुके थे। बियर की बोतलें आधी खाली हो चुकी थीं। चखना बिखरा हुआ। तभी फिर से बिजली कड़की। आसमान चीरती हुई तेज नीली चमक चारों ओर पूरे वातावरण में फैल गई। तभी राहुल की नजरें सामने की दीवार पर ठहर गईं। उसने बिजली की रोशनी में वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर राहुल का गला सूख गया। उसने देखा उसके सामने एक दीवार पर एक लड़की बैठी है। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सफेद कपड़े गीले हो रहे थे, जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसका चेहरा अंधेरे में उसे अजीब सा दिखाई दिया, लेकिन उसकी लाल खून जैसी आंखें चमकती हुई दिखीं। राहुल उस लड़की को देखकर एक बार तो सहम सा गया था। राहुल का नशा एक पल में उतर गया, जैसे उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। डर की ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सांसें रुक सी गई थी। वह कांपती आवाज में बोला, यार, सामने एक दीवार पर लड़की बैठी है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा में घुल गई। बाकी तीनों ने उसकी बात सुनी और उस पर हंस पड़े, जैसे कोई मजाक हो। विक्रम ने बोतल से घूंट लिया और राहुल से बोला, भाई, तुझे चढ़ गई है। इतने वीराने में भी तुझे लड़की दिखाई दे रही है। अजय ने भी उसके मजे लेते हुए कहा, हाँ यार, ज्यादा पी ली क्या? आंखें मिचमिचा के देख। सुमित ने भी हंसकर कहा, चल भूल जा, यहां कुछ नहीं है। अबे वैसे इस जंगल में लड़की क्या करने आएगी? तूने जब से कॉलेज छोड़ा है तब से तुझे यहां भी लड़की दिखाई दे रही है। वे तीनों उस पर पेट पकड़कर हंसते रहे। उनके हंसने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लग जाती है, लेकिन राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी सुमित उठा, भाई, 1 मिनट में आता हूं। शूशू लग रही है, जरा हल्का हो आता हूं। अजय ने मजाक में कहा, भाई, खूब मूत के आ और ढंग से मूत के आना। आगे भी तो बियर पीनी है। चारों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। सुमित झोपड़ी के पीछे चला गया, शुशु करने चला गया। झोपड़ी के पीछे घने पेड़ों के कारण अंधेरा हो रहा था, जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी। बाकी तीनों आराम से बियर पी रहे थे। तीनों बियर के घूंट लगाते और चखना चबाते हुए बातें कर रहे थे। माहौल अब भारी लग रहा था। तभी जोर से बिजली चमकी, चमक इतनी तेज कि पूरा इलाका रोशन हो गया। तभी उन्हें बिजली की रोशनी में उन्हें वहां एक बड़ी सी दीवार दिखी। दीवार पुरानी थी, जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई थी। बरसात के पानी से दीवार पर काई जमी हुई थी और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, कब्रिस्तान। उसे पढ़कर तीनों के होश उड़ गए। उनकी हड्डियां कांप उठीं, जैसे बर्फीला पानी ठंड के दिनों में उनके शरीर पर डाल दिया हो। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सबके मुंह खुले से रह गए। वह बहुत पुराना कब्रिस्तान सा लग रहा था। टूटी कब्रें, उखड़े पत्थर, जंगली घास उगी हुई और हवा में मौत की महक सी फैली हुई थी। तीनों सोच रहे थे, यार, ये कहां आ गए? उनका नशा एक पल में उतर गया। तीनों की डर से हालत पतली सी होती जा रही थी। तभी उन तीनों को सुमित की दर्द भरी चीख सुनाई दी। सुमित की चीख इतनी दर्दनाक और खौफनाक थी कि उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। चीख सुनकर तीनों डर से कांपने लग गए। उनके पैर सुन्न से हो गए।
तभी उन्हें सुमित की फिर से कराहने की आवाज सुनाई देती है, जैसे सुमित दर्द से बुरी तरह कराह रहा हो। सुमित की दर्द भरी चीख सुनकर वे सुमित की तरफ भागने लगे। टॉर्च की रोशनी में जंगल के पेड़ किसी भूतिया कंकालों से कम नहीं लग रहे थे। वे सुमित को आवाज देने लगे, सुमित, क्या हुआ? कहां है तू? तभी वे देखते हैं कि झोपड़ी से थोड़ी ही दूर एक चिरौल का पेड़ था। शाखाएं फैली लंबी लंबी फैली हुई थी और उस चिरौल के पेड़ पर सुमित की लाश टंगी हुई थी। उसके शरीर के कई हिस्से कटे फटे थे, जैसे किसी जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। सुमित की लाश का मांस लटक रहा था और सुमित की लाश से खून टपक रहा था। जब सुमित के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उसके चेहरे पर दर्द की रेखाएं दिखाई दे रही थीं और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ खौफनाक चीज देखी हो। उसका पेट चिरा हुआ था, आंतें बाहर निकलकर लटकी हुई हवा में हिलती हुई दिखाई दे रही थी। तीनों उसकी हालत देखकर बेहाल हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे दुनिया घूम रही हो। वे एक दूसरे से कहते हैं, यार, इसकी हालत किसने की? यहां कोई तो है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। फिर राहुल ने कहा, हम सुमित को यहां नहीं छोड़ सकते, इसकी लाश को उठाते हैं। वे लाश की तरफ बढ़े, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उन तीनों को पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की की आवाज काफी मधुर थी। उस लड़की ने कहा, अरे, कहां ले जा रहे हो इसे? ये तो अब मेरा है। लड़की की आवाज सुनकर तीनों एक दूसरे की ओर झांकने लग गए। उन्होंने डरते हुए पीछे गर्दनें घुमाकर देखा। वे तीनों पीछे आंखें फैलाकर उस लड़की को देखते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती। वहां वीराने के सिवा और कुछ भी नहीं था। वहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और जंगल में फैले सन्नाटे के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। राहुल बोला, मैंने सच कहा था। मैंने वहां दीवार पर एक लड़की को देखा था। मतलब, मेरी बात एकदम सच है। यहां जो कब्रिस्तान है वो जिंदा है। यहां किसी लड़की की आत्मा घूमती है। और वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते कहा, उसने सुमित को मार डाला, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। और जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकियां जंगल में गूंजने लगती है। वे दोनों उसे शांत कराते हैं और उसे कहते हैं, भाई, तू शांत हो जा और जल्दी से निकलें यहां से। तभी उन्हें किसी लड़की की खौफनाक चीख सुनाई दी। उस लड़की की चीख इतनी खौफनाक थी कि किसी का भी दिल दहला दे, जैसे कोई आत्मा फट रही हो। उस लड़की की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसकी चीख सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। तीनों उस चीख को सुनकर सहम गए। वे अपनी कार की ओर भागे। जंगल में बेतहाशा दौड़ते हुए कार की तरफ भागे जा रहे थे। जंगल में पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे पर लगती। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी थी। उस जमीन पर भागते भागते तीनों की सांसें फूल रही थी। तभी अचानक से विक्रम का एक पैर झाड़ियों में अटक गया। उसके पैर में झाड़ियों में कांटे चुभे और वह पैर अटकने की वजह से भागते भागते नीचे गिर पड़ा। वो कीचड़ में सन गया। उसके झाड़ियों में गिरने से उसके शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। विक्रम के पैरों से खून निकलने लगा। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह उन दोनों को दर्द से कराहते हुए आवाज देता है, अजय, राहुल, बचाओ मुझे, मैं इन कंटीली झाड़ियों फंसा हुआ हूं। अरे भाई, बचाओ मुझे, मेरे पैर झाड़ियों में अटक गए हैं, मुझ पर उठा नहीं जा रहा है। विक्रम उन दोनों को काफी आवाज दी, लेकिन राहुल और अजय ने उसकी आवाजें नहीं सुनी। विक्रम अब पूरी तरह हताश हो चुका था, लेकिन अजय और राहुल काफी आगे निकल चुके थे। वे दोनों कार की तरह डर में अंधे होकर भाग रहे थे। उन्हें विक्रम की चीख सुनाई नहीं देती है, इसलिए उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अजय और राहुल कार के पास पहुंचे तो वे दोनों हांफते हुए कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो वे दोनों देखते हैं कि विक्रम उनके साथ मौजूद नहीं था।
वे दोनों डर से एक दूसरे को देखते उन दोनों की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने अजय से घबराते हुए पूछा, भाई विक्रम कहाँ है? अजय ने कहा, वो तो हम दोनों के ही साथ था। राहुल ने फिर कहा, लेकिन अब कहाँ गया वो? हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब विक्रम कहाँ गया? फिर अजय कहता है, देख भाई, विक्रम की चिंता मत कर, वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। जल्दी चल, उसे ढूंढ कर लाते हैं। वे जल्दी से भागकर अंदर गए। जंगल की गहराई में टॉर्च की रोशनी में बे दोनों विक्रम को ढूंढने लगते हैं। बे विक्रम को जोर जोर से जंगल में पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। विक्रम, विक्रम! अरे भाई, कहां पर है तू विक्रम? यार मिल भी जा, अब क्यों मजाक कर रहा है? तभी वे देखते हैं कि एक झाड़ी के पास विक्रम बदहवास सी हालत में पड़ा हुआ है। उसका चेहरा पीला सा दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसका पूरा खून उसके शरीर से निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें बंद थीं। वो जमीन पड़ा हुआ बुरी तरह से कांप रहा था, जैसे कि उससे कोई सदमा लगा हो। अजय और राहुल उसे उठाते हैं, पर विक्रम की हालत थोड़ी गंभीर सी लग रही थी, जो जमीन पर बदहवास सा होकर तड़फ रहा था। वे दोनों उससे कहते हैं, अरे भाई उठ जा, क्या हो गया तुझे? भाई प्लीज, भगवान के लिए तो उठ जा। पर विक्रम था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अजय राहुल से कहता है, हमें विक्रम को कंधे पर उठाकर ही ले जाना होगा। ये अभी बेहोश है, इसकी तबीयत मुझे ज्यादा खराब सी लग रही है। वे दोनों उसे उठाते और अपने कंधों पर लादते, फिर बेविक्रम को कंधे पर लादकर अपनी कार की ओर भागते हैं और जल्दी से अपनी कार में सुला देते हैं। उसे पीछे की सीट पर लिटाते हैं और कार को स्टार्ट करके जंगल से भागने लगते हैं। जंगल का रास्ता संकरा था और बे कार को बहुत तेज भगा रहे थे, इसलिए कार टूटी फूटी सड़कों पर उछलती हुई चल रही थी। तभी उनके सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी कल्पना तो वो भी नहीं कर रहे थे। अचानक से वह लड़की खौफनाक अवस्था में उनकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। वो दिखने में ऐसी खतरनाक लग रही थी कि उन दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। उसके बाल बिखरे चिपचिपे से लग रहे थे और जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने सफेद फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे कि उनसे खून रिसकर बाहर आ रहा हो। उसकी त्वचा से मांस के लोथड़े और मांस पिघलकर नीचे गिर रहा था। उसके पैर उल्टे थे। उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बोस कोई डाकण हो। कार की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। वो खी खी करके हंस रही थी। उसके दांत पीले और काले लग रहे और उसके मुंह के अंदर से कीड़े बाहर निकलकर नीचे गिर रहे थे, जिनको वो चबाकर खा रही थी। उस डाकण को देखकर उन दोनों को अपनी मौत नजर आ रही थी। दोनों डर से बुरी तरह सहम जाते हैं। तभी राहुल अजय से कहता है, अजय कार को भगा, वरना ये डाकण हमको मार डालेगी। अजय ने कार का एक्सीलरेटर दबाया और कार को हाईवे की तरफ तेज दौड़ाता है, लेकिन वह डायन उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो डाकण हवा में उड़कर उनका पीछा करती। वो छाया की तरह पीछे लगी। राहुल अजय से कहता है, भाई तेजी से भगा कार को। आवाज में डर था और उसके हाथ कांप रहे थे। अजय भी कार को तेजी से भगाता है। उसने कार को पूरी स्पीड में दौड़ाया, लेकिन वह डाकिन उनका पीछा नहीं छोड़ती और अजीब सी आवाजें करती। वो जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रही थी। उसकी डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी अजय को हाईवे दिखाई देता है। अजय तेजी से कार को मोड़कर हाईवे पर चढ़ाता है और हाईवे पर कार को तेजी से भगाता है और जंगल पीछे छूट जाता है। फिर अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो तभी वह डाकण कहीं उस जंगल में गायब हो जाती है, जैसे धुंध में घुल गई। वे दोनों राहत की सांस लेते। उनकी सांसें सामान्य होती, लेकिन दिल अभी भी तेज धड़क रहा। फिर वे विक्रम को उसके घर छोड़कर आते, उसे बिस्तर पर लिटाते। विक्रम के घर वाले उससे पूछते हैं कि विक्रम को क्या हुआ, पर वे विक्रम के परिवार को कुछ नहीं बताते हैं। बस उनसे कहते हैं कि अचानक से थक कर बेहोश सा हो गया है।
विक्रम की हालत अजीब सी हो रही थी। ना तो वह कुछ बोलता है, ना कुछ करता, बस कमरे में जाकर सो जाता है। इधर राहुल और अजय भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन राहुल और अजय को भी नींद नहीं आती है। उनके दिमाग में उस डाकन का और सुमित का चेहरा घूम रहा था। सुबह होते ही अजय और राहुल विक्रम के घर उसकी तबीयत देखने जाते हैं। तभी उन्हें विक्रम के दरवाजे के बाहर बहुत साधी भीड़ दिखाई देती है। घर के अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थीं। भीड़ लगी हुई थी। विक्रम के रिश्तेदार और उसके पड़ोसी इकट्ठे हो रहे थे। जब अंदर जाकर देखते हैं और वो जो देखते उसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके सामने ही विक्रम का शव जमीन पर रखा हुआ था। उसका शव ऐसा लग रहा था जिसे देखकर किसी के भी हाड़ कांप जाए। उसका चेहरा विकृत था। उसका शरीर जगह जगह से कटा फटा था, जैसे उसे जगह जगह से नोचा गया हो। उसके पेट से आंतें बाहर निकली हुई थी। उसका खून जमीन पर जगह जगह फैला हुआ सूख गया था। विक्रम को भी उसी तरह मारा गया था जिस तरह सुमित को उस डाकण ने जंगल में मारा था। अजय कहता है, मतलब उस डाकिन ने इसे भी नहीं छोड़ा। उसका गला बैठ जाता है। अजय की आवाज में दर्द झलक रहा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दोनों जोर जोर से रोने लग जाते, सिसकियां गूंजने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है और वहां पर छानबीन करने लगती है, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर अजय राहुल पुलिस वालों को रात में जो घटना घटित हुई होती है उसके बारे में बताते हैं और जंगल में पुलिस के साथ जाकर सुमित की लाश को ढूंढने लगते हैं। पर सुमित की लाश उन्हें उस जंगल में कहीं पर भी नहीं मिलती है। बस कहीं कहीं पर सुमित के फटे कपड़े और उसके मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। जंगल में भी सुमित के कत्ल का कोई सबूत नहीं मिलता है और पुलिस उस डाकण की बात को झुठला देती है। कुछ समय बाद दोनों की मौत की फाइल बंद हो जाती है। अजय और राहुल अपने दोनों दोस्तों को हमेशा के लिए खो देते हैं और अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में सेटल हो जाते हैं। शायद उस डाकिन ने अजय और राहुल की जान बख्श दी थी। ये कहानी हमें किसी और ने नहीं बल्कि अजय ने ही भेजी है। उसने कहा कि आप मेरी ये अपबीती अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को बताओ। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें भेज सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो कर देना शेयर।